प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल इस एग्ज़ाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की और हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का राष्ट्रपति, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेदों के ऊपर। उसके बाद में किस तरीके से भारत में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, जो कि हमने देखा योग्यता, उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया, उसके बाद में शपथ, उसके बाद में कार्यकाल, वेतन भत्ता, उसके बाद में हटाने की महाभियोग प्रक्रिया और उसके बाद में त्यागपत्र या इस्तीफा। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से कार्य हैं। वैसे तो आपने देखा भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंदर आप देखोगे कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक औपचारिक या नाम मात्र का, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति या फिर इंग्लैंड का सम्राट। वहीं दूसरा प्रधान होता है, वो होता है वास्तविक प्रधान, जो हकीकत में ये मानव शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री या ब्रिटेन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो कहने का मतलब वैसे औपचारिक हो, लेकिन फिर भी संविधान के अंदर भारत के राष्ट्रपति को कई शक्तियां, अधिकार, कार्य प्रदान किए गए हैं। उसी के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ साझा करूंगा साथियों, अंत तक क्लास में बने रहिए। ठीक है। तो आप देखोगे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां दी गई है, दो प्रकार की शक्तियां दी गई है, जो हम बार बार छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं। जहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं वो है सामान्यकालीन, सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां, जब देश सामान्य स्थिति में होता है तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। वहीं आप देखोगे नंबर दो, जो कि आपातकालीन शक्तियां, जब इमरजेंसी हो, देश में कोई आपदा हो, विपदा हो, परेशानी हो, उस समय इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इन शक्तियों को आप शांतिकालीन शक्ति भी कह सकते हो। एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप संकटकालीन शक्तियां भी कह सकते हो। इमरजेंसी एक ही बात है, गौर करना। कहने का मतलब है एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। संविधान के अंदर राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। क्लियर है ना ये बात। देखो आगे, जो कि आपने देखा, एक तो है शांतिकालीन, जब देश शांति काल में होगा, सामान्य स्थिति में होगा, तब तो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और जब देश संकट काल में होगा, तब इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। समझ गए ना बात। तो कहने का मतलब यहां पर तो हम देखते हैं संकटकालीन या आपातकालीन तीन प्रकार की शक्तियां होती है। तीन आपातकालीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये भी हम पढ़ते आ रही हैं। ये पॉपुलर जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है, लगभग सभी प्यारे विद्यार्थियों का पढ़ा हुआ है। इसमें से बहुत बार कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन भी आता है। हाँ, बड़ा जरूर होगा टॉपिक, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी। इसकी जानकारी होना हमें जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए आप इन शक्तियों को अच्छी तरीके से समझना है। शब्द से कई बार क्या कि शब्दों का भी हेर फेर कर दिया जाता है, जो कि हमारा पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हम फिर भी उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वहां तक हम सोचते नहीं हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखोगे, एक तो सामान्यकालीन शक्ति, दूसरी आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन।
जो कि इसके अंदर आप देखोगे सामान्य कालीन में आप इन्हें 7 जगह डिवाइड कर सकते हो, 7 जगह डिवाइड कर सकते हो। जो कि सबसे पहले आप देखोगे कार्य पालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसको आप एक नाम में कह सकते हो, वह प्रशासनिक, प्रशासनिक कार्य। एक ही बात है, गौर करना, कभी पेपर में ये दे दिया जाता है, ध्यान देना, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, क्योंकि एक बार पटवार के पेपर में ऐसा शब्द बना दिया, जबकि प्यारे विद्यार्थी याद करते कार्यपालिका संबंधी, जबकि इसे प्रशासनिक कार्य भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो नंबर 2 पे, जो कि व्यवस्थापिका, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, कहने व्यवस्थापिका से संबंधित जो शक्तियां है ना वो इसमें आ जाएगी, और इसको कहा जाएगा विधायी, विधायी कार्य या शक्ति, एक ही बात है, विधायी कार्य या शक्ति, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे जो कि वित्त, वित्त के क्षेत्र से संबंधित, संबंधित शक्तियां, से संबंधित शक्तियां, जो कि आप देखोगे इसे कहेंगे वित्तीय, वित्तीय कार्य, एक ही बात है, वित्तीय शक्तियां कह दो, वित्तीय कार्य कह दो। उसके बाद में आप देखोगे न्याय, न्याय के क्षेत्र से संबंधित, संबंधित शक्तियां, से संबंधित शक्तियां, जिसे आप कहोगे न्यायिक, न्यायिक कार्य। कुछ समझ में आ रहा है। हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के, और राष्ट्रपति शक्तियां कितनी, 2 प्रकार की, जो कि एक तो सामान्यकालीन जिसे शांतिकालीन कहोगे, और दूसरी हम देखेंगे आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां, ठीक है ना। तो आप देखोगे न्याय के क्षेत्र में, उसके बाद में आप देखोगे वैदेशिक, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित, संबंधित शक्तियां, जिसे आप वैदेशिक कार्य कह सकते हो, कूटनीतिक कार्य कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कूट नीति, कूटनीतिक कार्य, कूटनीति से संबंधित जो कार्य है वो आप कह सकते हो। वहीं आप देखोगे सैनिक संबंधी, सैनिक क्षेत्र से संबंधित, संबंधी शक्तियां, जो कि आप कह सकते हो सैन्य कार्य, सैन्य कार्य, एक ही बात है, शक्ति कह दो या कार्य कह दो। और उसके बाद में आप कह सकते हो राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित व अन्य कार्य, अन्य कार्य व शक्तियां। हालांकि प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूंगा कि ये 7 कोई फिक्स संख्या नहीं है, ये कोई फिक्स संख्या नहीं है। हाँ, ये 2 संख्या है और इसकी 3 होगी, इनकी 3 फिक्स है, जबकि ये 7 नहीं है। कई गाइडों में, कई किताबों में, कई बुकों के अंदर आप देखोगे इसके अंदर सब कईयों को शामिल करते हुए 3, 4, 5 में ही डिवाइडेशन कर देते हैं। जरूरी नहीं 7 पॉइंट हो, हम तो यहाँ पर समझने के लिए ये 7 पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इनकी संख्या फिक्स है। यहां पर आप देखोगे नंबर 1, नंबर 1 राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति, जो कि आप कह सकते हो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352,
52। वहीं आप देखोगे नंबर 2 जो कि राज्य से संबंधित संबंधित आपातकाल आपातकाल राज्य से संबंधित आपातकाल अनुच्छेद जो कि 356 आप देखोगे 356, हालांकि 65 भी आएगा इसमें 365, लेकिन यहाँ राज्य से संबंधित आपातकाल राज्य आपात भी कह सकते हो। यहाँ राज्य का मतलब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पे इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। गौर करना, राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन, जो कि वैसे तीनों में राष्ट्रपति शासन करता है, लेकिन लोकप्रिय नाम पॉपुलर नाम किसके लिए, ध्यान देना, नंबर 2 के लिए, जो राज्य से संबंधित आपातकाल है, राज्यों से संबंधित है। वहीं आप देखोगे नंबर 3 वित्तीय वित्तीय आपात वित्तीय आपात अनुच्छेद अनुच्छेद 360। ये 3, हाँ इनकी संख्या फिक्स है, इनकी संख्या फिक्स है। गौर करना, जो कि ये 3 होंगे। पहला तो है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, जो कि पहले आंतरिक अशांति था ना, वहां सशस्त्र विद्रोह आ गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो कहने लो इसके 3 नाम कह सकते हो आप, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न आपातकाल। दूसरा नाम दिया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। तीसरा नाम दिया जा सकता है अनुच्छेद 352, जो अब तक कितनी बार, 3 बार प्रयोग किया जा चुका है इस शक्ति का। उसके बाद में आप देखोगे राज्य से संबंधित आपातकाल, जो कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य में बहुमत की सरकार ना बने या बनी हुई सरकार संविधान के अनुसार ना चले, उस स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपात भी कह सकते हो, राज्यों के लिए, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 356 भी कह सकते हो। हालांकि 365 के तहत भी लगता है, ध्यान देना 356, इसके ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरी है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, जब देश की वित्तीय साख में गिरावट आ जाए, रुपए पैसे मुद्रा में कमी आ जाए, तो उस समय वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी संख्या फिक्स है साथियों, ये 3 है। राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियां, 3 है, ठीक है ना, लेकिन इनकी संख्या फिक्स नहीं है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। गौर करना, जो कि इसमें सबसे पहले तो आपने देखा कि जो कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसे आप प्रशासनिक कार्य कह सकते हो, प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, वो सब इसमें आ जाएंगे। चाहे उसके नाम से प्रशासन चलाया जा रहा हो, वही कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, वहीं कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। इन सभी के ऊपर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं आप देखो ये नंबर 2 व्यवस्थापन, कानून, विधान से संबंधित शक्तियां, जो कि उसको कहेंगे हम विधायी कार्य या शक्तियां, जो कि संसद हमारी व्यवस्थापिका, विधान बनाने वाली संस्था कह दो, अंग कह दो, जो कि उसमें क्या रोल है, संसद में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी, वो सब बातें इसमें आएगी। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में, विधायी शक्तियों में, कुछ समझ में आया क्या प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद में वित्त के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र से संबंधित शक्तियां, जिसे आप वित्तीय कार्य, वित्त, पैसा, धन दौलत, उससे संबंधित राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां है, वो सब पॉइंट इसमें आएंगे। जो कि हम देखते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति करता है तो इसमें आएगा। गौर करना, धन विधेयक पर पहले अनुमति देता है तो वो भी वित्तीय कार्य होगा, ठीक है ना। बजट पेश करवाता है। उसके बाद में देखो आगे नंबर 4 पे न्याय के क्षेत्र से संबंधित शक्तियां,
जो कि न्याय के क्षेत्र में इन्हें हम कह सकते हैं न्यायिक कार्य, न्यायालय से संबंधित, न्यायाधीशों से संबंधित, अपराधियों से संबंधित, न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए जो काम राष्ट्रपति करेगा वो सब किस में आएंगे? न्याय के क्षेत्र से संबंधित शक्तियों में आएंगे। चाहे वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हो, से आप देखोगे भारत के सजा प्राप्त अपराधी को क्षमा दान करता हो, चाहे आप कहोगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हो, उनके स्थानांतरण की व्यवस्था करता हो, ये सब किसमें? न्यायिक कार्यों में है। ये शब्द आ सकते हैं पेपर में और ये भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि ये कार्य किसमें है। जैसे पूछा जा सकता है अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? ए कार्यपालिका संबंधी, बी व्यवस्थापन संबंधी, सी वित्त के क्षेत्र से संबंधित, सी न्याय के क्षेत्र से संबंधित, या फिर दे देगा ए प्रशासनिक कार्य, बी विधायी कार्य, सी वित्तीय कार्य और डी न्यायिक कार्य। बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या उत्तर होगा इसका? अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? तो ध्यान देना व्यवस्थापन संबंधी विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति या कार्य कह सकते हो, वैसे शक्ति प्रयोग आता है इसके लिए क्योंकि शब्द से पूछ लेता है कई बार। आगे बात समझ में, ठीक है ना? उसके बाद में देखो आगे, वैदेशिक, विदेशों से संबंधित, राजदूतों से संबंधित, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित शक्तियां जो कि आप कहोगे कूटनीतिक कार्य या शक्तियां। अगर विदेशों से कोई संधि समझौता करना हो, भारत के राजदूतों को विदेशों में भेजना हो, या फिर विदेशी राजदूतों को भारत में अनुमति, उनको प्रमाण पत्र देना हो, ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा? कूटनीतिक कार्य या सैनिक कहने के लिए वैदेशिक कार्य, विदेशों से संबंधित, विदेशों से संबंधित कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद में देखो नंबर 6, सैनिक क्षेत्र से संबंधित शक्तियां जो कि आप कहोगे सैन्य कार्य, सेना युद्ध से संबंधित, सेना संबंधी जो कार्य वो क्या कहलाएंगे? सैन्य कार्य। जैसे कि युद्ध की घोषणा करना हो, शांति विराम करना हो, या ये मानो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो होता है, तो ये कौन सा कार्य? सैन्य कार्य है। आगे ना बात समझ में एकदम क्लियर होते जा रही है ना टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? देखो कई मुस्कुरा रहे हैं कि देखो सर मुस्कुरा रहे हैं, तो सर मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी मुस्कुराओ प्यारे विद्यार्थियों। जीवन में हमेशा हंसते रहो, हंसना जीवन की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? उदास रहने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसके बाद देखो नंबर 7, राज्य से संबंधित व अन्य कार्य, कुछ अन्य जैसे कि वार्षिक प्रतिवेदन, आलेखन लेने प्रस्तुत करने संबंधी आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये सात है वो क्या है? सामान्य कालीन शक्तियां हैं। जब देश सामान्य स्थिति में होगा तो राष्ट्रपति इन 7 शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि ये 7 संख्या कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब देश सामान्य स्थिति में होगा उस समय तो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, और जब देश आपातकाल में होगा तो उस समय इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि आपातकालीन शक्तियां कह सकते हो। इनकी संख्या फिक्स है 3, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ये तो तैयार है ना आपकी, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपकी एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। और आज हम इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बातें भी देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? तो ये सारणी बना लो बढ़िया सी अच्छी सी, ये शब्द भी ध्यान में होने चाहिए आपके कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां? 2 प्रकार की शक्तियां दी गई है संविधान के द्वारा। ध्यान देना, संविधान संविधान में राष्ट्रपति राष्ट्रपति को दो प्रकार दो प्रकार की शक्तियां शक्तियां दी गई है। गौर करना,
ठीक है ना। संविधान में राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां दी गई है, ठीक है ना, जो कि आप देख रहे हो कौन सी है ये दो प्रकार की शक्तियां। एक तो सामान्यकालीन, जब देश सामान्य स्थिति में होगा, ये मानो शांति काल में होगा, जो देश चल रहा है उस स्थिति में होगा, तब तो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और जब देश में कोई, ये मानो आपातकाल, देश में कोई संकट विपदा परेशानी होगी, तब इनमें से जिसका प्रयोग करना हो, जैसी स्थिति है उसके आधार पे। हाँ, ये पहला। और तीसरा है ना, ये तो आशंका पे भी लग सकता है और स्थिति हो गई हो तो भी लग सकता है। जबकि 2 नंबर जो है ना, अनुच्छेद 356 आशंका पे नहीं लगेगा, जबकि स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सरकार नहीं बनी है, सरकार सही नहीं चल रही है, उस स्थिति में लगेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? 1 नंबर और 3 नंबर है ना, वो तो आशंका संभावना, पहले ही संदेह पर भी लगाई जा सकती है, शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन 2 नंबर जो है ना, उसके ऊपर संदेह या आशंका पे नहीं लगाया जाएगा, जो स्थिति ये मानो कि उत्पन्न हो चुकी है ना, उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। समझ गए ना बात? जबकि इनमें स्थिति उत्पन्न होना जरूरी नहीं, पहले अगर आशंका है, पहले ही संदेह है कि हाँ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, वित्तीय साख में गिरावट आ सकती है, आशंका है ना, तो भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि इसका प्रयोग अब तक 3 बार हो चुका है। इसका प्रयोग आप देखो लगभग अनुमानित बताया जाता है कि 127-28 बार हो चुका है, जबकि इसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है 0 बार। कहने के लिए अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ है 0 बार, क्योंकि वित्तीय आपात, वित्तीय संकट देश में नहीं आया, तो इसलिए वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। क्लियर है ना? तो इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका, चाहो तो आप अपनी कॉपी में जो नोटबुक है ना, उसमें नोट कर लो, बहुत कुछ आपको इसमें समझने को मिलेगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से लेकर के, जिसे हम प्रशासनिक कार्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना? चलो तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या कार्य एक ही बात है, चाहे अधिकार कह दो। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां कौन कौन सी है भारत के राष्ट्रपति के पास? तो गौर करना, इसके अंदर आप देखोगे 2 प्रकार की कह सकते हो, 2 प्रकार की कह सकते हो। एक तो इसके अंदर कह सकते हो कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यपालिका, कार्यपालिका का संवैधानिक, संवैधानिक प्रधान होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है संघ की, संघीय, संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति, शक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में निहित, निहित होती है। यही प्रधान होता है, निहित होती है। इसके नाम से ही, से ही कार्यपालिका, कार्यपालिका के समस्त, समस्त कार्य संपादित होते हैं। गौर करना, जो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, ध्यान रखना, औपचारिक कह दो, नाम मात्र का कह दो, यही प्रधान है। हाँ, वास्तव में प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्रिपरिषद, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, मेन हेड यही है, राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष यही हमारे देश का। जो कि आपको ध्यान रखना है, संघीय
जो पूरे देश की संघीय कार्यपालिका है ना, वो उसकी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, चाहे वो खुद इसका प्रयोग करे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करे, लेकिन होगी इसके पास ही। समझ सकते हैं, इसके पास ही होगी। और ये भी ध्यान रखना है, इसके नाम से ही कार्यपालिका से समस्त कार्य संपादित होते हैं। इसके नाम से ही कार्यपालिका के समस्त कार्य, यहां के कर देना, कार्यपालिका के समस्त कार्य संपादित होते हैं। कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य है ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। गौर करना इस बात पे, ठीक है ना। जबकि ये बात कहाँ लिखी हुई है, आप देखोगे आगे चल करके अनुच्छेद, आप देखोगे किसमें 77 में ये बात लिखी हुई है। जबकि ऊपर वाली बात है ना, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, या तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ जो ये मान लो अधिकारीगण है ना, वो प्रयोग करेंगे। ये बात लिखी है अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में। और समस्त कार्य उसके नाम से ही संपादित होंगे, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद कहाँ पे, 77 पे, 77 में लिखा हुआ है। तो नोट करना इन दोनों बातों को। उसके बाद में नंबर दो जो कि आप देखोगे राष्ट्रपति कार्य पालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। बहुत से पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाता है, और हो सकता है कई पदाधिकारियों को हटाने का भी काम करता है। तो गौर करना यहाँ पे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, नियुक्ति का काम भी। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है साथियों कि इसके अंदर केवल कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारी होंगे, न कि न्यायाधीश होंगे, न कि आप देखोगे जो राजदूत है वो होंगे, न कि वित्त आयोग। कहने का मतलब यहाँ जो कार्यपालिका से, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्यपालिका संबंधी। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति करता है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति, तो कौन सी शक्ति होगी, कार्यपालिका मत कर देना कि यहाँ नियुक्ति नहीं, क्योंकि वित्त आयोग आप देखो वित्त संबंधी काम करता है, तो वहां पे कौन सी होगी, वित्तीय शक्ति होगी, वित्तीय कार्य होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, बहुत से पदाधिकारियों को शपथ दिलाता है, कई पदाधिकारियों को हटाने का काम भी करता है। जैसे कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतित होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतित होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही सारी बातें आ जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, जो कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, सीधी सी बात है यहाँ पर प्रशासनिक कार्य, प्रशासन से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं राष्ट्रपति के, वो इसके अंदर आ जाएंगे, नोट कर लेना। जो कि सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट लिख सकते हो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, नाममात्र का या औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है, संघीय कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका कह दो या संघीय कार्यपालिका एक ही बात है। शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, चाहे वो उसका स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करे। अनुच्छेद 53, ये बात तो कहा है अनुच्छेद 53 में। और इसके बाद आप देख सकते हो, इसके नाम से ही कार्यपालिका के समस्त कार्य संपादित होते हैं। अनुच्छेद 73 में ये व्यवस्था कर रखी है कि कार्यपालिका जितने भी कार्य होंगे देश में, उसके अंदर इसका नाम होगा, राष्ट्रपति के नाम से करे कोई भी, लेकिन नाम किसका होगा, इसका होगा, राष्ट्रपति का होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर देख सकते हो, राष्ट्रपति कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जो कार्यपालिका से संबंधित है ना, उनकी नियुक्ति करता है। गौर करना, जैसे ध्यान देना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है,
ठीक है ना। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उसके उसकी मंत्री परिषद के मंत्रियों की की लगाने से आप समझ जाओगे, गौर करना। जो कि एक तो भारत का पीएम प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होगी ना, उनके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत का। साथियों ध्यान देना, जो कि यहां पर आप अनुच्छेद भी बता सकते हो। अनुच्छेद अनुच्छेद 75(1) के द्वारा, अनुच्छेद 75(1) के द्वारा भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उन्होंने नहीं, चयन नहीं, नियुक्ति। और उसके साथ साथ में उसकी जो मंत्री परिषद बनेगी, जो टीम बनेगी ना, उसके अंदर जो मंत्री होंगे ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे, सलाह शब्द है यहाँ पे, न तो अनुमति है, न यह स्वीकृति है, न राय है, ध्यान देना, न मंत्रणा है, यहाँ पे है सलाह शब्द कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। ए में दे दिया जाएगा राय पे, सलाह पे, मंत्रणा पे। तो यहाँ पे गौर करना, जो कि सलाह शब्द है, कोई सहायता नहीं है, कोई मंत्रणा नहीं है, कोई परामर्श नहीं है, सलाह शब्द है। लेकिन यहाँ पे इतना, वैसे इस टॉपिक को आगे भी पढ़ेंगे हम विस्तार से। एक बार तो इतना लिख सकते हो आप कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिसद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) ऐसे ही भारत के बहुत सारे पदाधिकारी है जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है साथियों, ठीक है ना। इसलिए इसकी ये महत्वपूर्ण शक्ति हो जाती है कार्यपालिका संबंधी, जो कि उसके नाम से ही देश में शासन चलाया जाता है। क्योंकि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है। गौर करना, हमारे देश का प्रेसिडेंट यही है। तो कहने के लाओ, जैसे कि आप देखोगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 75(1). इसी में आप देख सकते हो महा न्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हो, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हो, महान्यायवादी, जो कि उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद जो कि 76 के तहत, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान देना, राष्ट्रपति करेगा, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करे, लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। ध्यान देना, जो कि महान्यायवादी, ऐसे बहुत से पदाधिकारी हैं, ध्यान देना, बहुत से पदाधिकारी जिनके नाम मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लो। जो कि एक तो आप देखोगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहीं आगे चल के आप देखो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के तहत ये करेगा। वहीं आप देखोगे जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पर जो प्रशासक और उपराज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, जो कि अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239। वहीं ध्यान देना है, जो कि उपराज्यपाल भी होते हैं और प्रशासक भी है। कई आप देखोगे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल पद बनाए गए, जैसे कि दिल्ली में देखते हो आप, पुडुचेरी में देखते हो आप, अंडमान निकोबार द्वीपों में देखते हो, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति। कुछ में प्रशासक है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर मत कर देना साथियों। जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जो कि अनुच्छेद 239 ए और 5 ए के अंदर क्या बनाए गए? 5 नंबर जो बनाए गए उसके अंदर है, ध्यान देना, अगर अनुच्छेद आता है तो। जो मैं अनुच्छेद बोल रहा हूं ये मानो वो तो सभी संवैधानिक है, और जहां मैं अनुच्छेद नहीं बोलूं वो गैर संवैधानिक या
असंवैधानिक है, जहां संविधान में उनका उल्लेख नहीं है किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में आप देख सकते हो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति, हालांकि वो तो हम वित्तीय कार्यों में देखेंगे। उसके बाद में आप देखोगे भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 324, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो मुख्य हो चाहे अन्य हो, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गौर करना, अनुच्छेद 324 के तहत। उसके बाद में आप देखोगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, इन तीनों के राष्ट्रीय जो आयोग बने हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इन तीनों के अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना। और इसके अंदर अनुच्छेद भी है, क्योंकि तीनों ही आयोग संवैधानिक है साथियों। गौर करना, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 338 ए जो कि एससी के लिए, अनुच्छेद 338 ए जो कि किसके लिए? एसटी के लिए, अनुच्छेद 338 बी या ख ओबीसी के लिए। 338 केवल आएगा, वो तो आएगा एससी आयोग के लिए। अगर 338 के आगे ए लग जाए या क लिख दिया जाए तो वो हो जाएगा एसटी के लिए, और 338 के आगे बी या फिर ख लिख दिया जाए तो वो हो जाएगा ओबीसी के लिए। उसी प्रकार आप देखोगे भाषा आयोग, जो कि 344 के तहत राजभाषा आयोग है ना, उसका गठन भी कर सकता है। ये सब तो थे संवैधानिक। इसके अलावा आप देखोगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सूचना आयोग, आप देखोगे लोकपाल है, या आप देखो सीबीसी के निर्देशक की है, और अन्य जितने भी आयोग है, जैसे कि आप देखोगे अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आयोग, बोर्ड, कमिश्नर ना, उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना साथियों, इनको एक एक को आप अच्छी तरीके से सुन करके और नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के मंत्रियों की हो, चाहे महान्यायवादी की हो, चाहे आप देखो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की हो, चाहे आप कहोगे राज्य के राज्यपालों की हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या फिर उपराज्यपालों की हो, या फिर आप कह सकते हो दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की हो, चाहे आप कहोगे भारत के चुनाव आयोग की हो। हाँ, यहाँ पर एक और देख सकते हो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की हो, चाहे आप कहोगे एससी एसटी और ओबीसी के जो आयोग बने हुए हैं उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की हो, चाहे आप कहोगे भाषा जो आयोग बनाया जाता है उसकी हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी कोई आयोग गठित किया जाता है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई आयोग गठित किया जाता है तो उसकी नियुक्ति भी यही करेगा। ये सब तो है संवैधानिक, जिनके आगे अनुच्छेद है। इसके अलावा गैर संवैधानिक असंवैधानिक संस्थाएं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो सब किस में आएगी? कार्यपालिका में आएगी। ये थी आपकी एक नंबर, जो कि सामान्य कालीन में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसको आप कह सकते हो प्रशासनिक कार्य। समझ में तो आ गए ना साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन उठेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान देना महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो इसको गौर कर लेना, महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेदों पर भी नजर दौड़ाना। और वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पीडीएफ के अंदर नोट्स भी मिलेंगे, उसके अंदर ये सारे पदाधिकारी होंगे। उनके आगे जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद है, नहीं है उनके आगे नहीं है। गौर करना, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण और अच्छी पीडीएफ मिलेगी। शायद आपने कभी ऐसी पीडीएफ नहीं देखी होगी, कई बुकों का संग्रह करके और अच्छे नोट्स के रूप में बनाई हुई है, तो आप उसको देख करके भी अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर आप क्लास के साथ साथ में बना रहे हो तो उसके अंदर टैली कर लेना उस पीडीएफ को देख करके। ठीक है ना? समझ गए? चलो तो आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन
संबंधी संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी कह दो या व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कह दो, जो कि ध्यान रखना यहाँ पे कि व्यवस्थापिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां होती है, व्यवस्थापिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां होती है उसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे, जो कि इसे आप एक शब्द में कह सकते हो विधायी, विधायी कार्य या शक्तियां, विधायी कार्य या शक्तियां आप कह सकते हो। गौर करना, कहना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां या फिर आप कह सकते हो जो कि विधायी कार्य, विधायी कार्य देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अगर शक्तियों में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो विधायी कार्यों में से आएगा, विधायी शक्तियों में से आएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है जो प्रत्येक बार क्वेश्चन बन करके आता है। अब हमें यह देखना है कि संसद में जो हमारी विधायिका है, विधान से बना है विधायी, जो हमारी विधायिका है ना संसद पूरे देश की, उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। जो हम देखते हैं ना, संसद लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। गौर करना, तो कहने का मतलब उस संसद में क्या भूमिका रहती है, जो कि आप देखोगे संसद, समझ रहे हो मेरी बात, के अंग, संसद के अंग, और यहां पे हो जाएंगे सदन, जो कि एक तो है लोकसभा पीपल हाउस, दो पे हो जाएगा राज्यसभा स्टेट काउंसिल, और तीसरा आप देखोगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अंग पूछे तो तीन, अंग पूछे तो तीन और सदन पूछे तो दो। अब आपको यह देखना है कि संसद में राष्ट्रपति का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो सब इसके क्या आ जाएंगे, विधायी कार्य आ जाएंगे। गौर करना, वो सब क्या कहलाएंगे, इसके विधायी कार्य कहलाएंगे, ठीक है ना। अब संसद में सबसे पहले तो यही नजर आ रहा है कि वो अभिन्न अंग है, उसका पार्ट है, ध्यान देना, जो कि संसद का अभिन्न अंग है। तो पहली बात तो यही स्पष्ट हो जाती है साथियों, ध्यान देना। नंबर एक, राष्ट्रपति, यहां राष्ट्रपति जगह ये भी कर सकते हो, यह है राष्ट्रपति संसद, संसद का अभिन्न, अभिन्न अंग होता है। गौर करना, और अनुच्छेद जरूर साथ में तैयार कर लेना। अनुच्छेद आप देखोगे कितने होंगे, 79, 79 में कहा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी जो दो सदन लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, तीनों का संयुक्त नाम संसद है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 79 में। तो इसलिए आप देख सकते हो यहां पे, आप देख सकते हो यहां पे क्या कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 79। ये देखो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये रहा अंग, क्योंकि अंग कितने, तीन, सदन कितने, दो, ठीक है ना। इन तीनों का संयुक्त नाम ही संसद है, तीनों की भूमिका है, क्योंकि जब ये विधेयक पारित करेंगे और जब राष्ट्रपति साइन करेगा तभी देश का कानून बनेगा, वो विधेयक का वो कानून का रूप ग्रहण करेगा। इसके हस्ताक्षर के बिना ये मानो देश में कानून नहीं बन सकता। समझ गए मेरी बात, यहाँ पे कहने का इस डेनिये का, और वर्तमान में आप देख ही रहे हो कौन है, ठीक है ना। तो कहने का इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है कानून बनाने में, ठीक है ना। वैसे ये कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन यहाँ पर भी इसकी भूमिका है। यहाँ पर भूमिका केवल कितनी है, हस्ताक्षर करने की है और नहीं है, बस ये मान लो। अब देखो आगे, नंबर दो, नंबर दो यह है, मैं यहाँ पे यह लिख रहा हूं, यह का मतलब है राष्ट्रपति, यह का मतलब क्या है, राष्ट्रपति। यह संसद में, यह संसद में
12 सदस्य मनोनीत करता है। और संसद ही क्यों, केवल राज्यसभा में करता है, क्योंकि लोकसभा में तो अब होता ही नहीं है। हाँ, 2020 से पहले पूछे तो उस समय तो आप कह सकते हो 14 सदस्य संसद में मनोनीत करता था। 14 सदस्य मनोनीत करता था, मन से चयन करता था, उन्हें कहते हैं मनोनीत। निर्वाचित जो वोटों के जरिए जो निर्वाचित होते हैं, वोटों के जरिए जो निर्वाचित होके आते हैं, वो तो होते हैं निर्वाचित, जिनका निर्वाचन हो, चुनाव हो। यहाँ बात हो रही है मनोनीत की। 20 से पहले पूछे तो 14 करने हैं, क्यों कि 2 लोकसभा में होते थे और 12 राज्यसभा। अब केवल राज्यसभा है। लेकिन आपके सामने वो क्वेश्चन ये रखेगा कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो संसद नाम हो चाहिए लेकिन फिर भी 12 ही उत्तर आएगा। और राज्यसभा है पार्टिकुलर तो भी 12 ही आएगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना साथियों, ध्यान दो इसके ऊपर। तो ध्यान रखना, यह है संसद। संसद में, संसद में 12 सदस्य मनोनीत मनोनीत करता है। गौर करना, अनुच्छेद अनुच्छेद 80, आप देखो 85 में ये प्रावधान किया गया है। 85 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। गौर करना, यह संसद की जगह नाम राज्यसभा भी आ सकता है। गौर करना, राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत, एक ही बात है, ध्यान रखना। जो कि आप देखोगे सा, वी, कै और से, इन क्षेत्रों में करेगा, इन क्षेत्रों में करेगा, ध्यान देना। जो कि साविकस, साहित्य 1, विज्ञान 2, कला 3 और समाज सेवा 4। इनमें जो ख्याति प्राप्त जो विशेषज्ञ होंगे ना, उन्हें ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करेगा, जो कि संसद मान सकते हो, क्योंकि संसद में ही तो है राज्यसभा। क्योंकि आप देखोगे इसके अंदर तो 543 ये तो सब निर्वाचित है, जबकि इसके अंदर आप देखोगे 245 है, लेकिन 245 में आप कह सकते हो 233 है ना, वो तो निर्वाचित है। वहीं आप देखोगे 12 मनोनीत है, तो ये 12 जो है ना उन्हें राष्ट्रपति करेगा। तो ये 12 संसद में ही तो हुए। गौर करना इस बात पे, आपे हुए संसद में ही तो होंगे, ध्यान देना इस बात के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। चाहे संसद पूछे चाहे राज्यसभा पूछे, उत्तर 12 ही करना है। हाँ, 2020 से पहले आप देख सकते हो 14 थे, क्योंकि यहां पर भी तो 2 थे एंग्लो इंडियन, तो वो भी तो संसद में ही माने जाएंगे ना। लेकिन अब तो नहीं है ना, अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है। गौर करना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो आगे नंबर 3, यह है संसद, यह संसद के अधिवेशन, अधिवेशन या आप कह सकते हो सत्र, यह संसद के अधिवेशन या सत्र बुलाता है, बुलाता है और सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत आप देखोगे कि भारत का राष्ट्रपति, यह कौन राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन या सत्र बुलाता है और उनका सत्रावसान, उनको समाप्त करता है, लेकिन स्थगित नहीं करता। स्थगित नाम आए तो बैठक के लिए आएगा और वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। स्थगित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। गौर करना, लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा का सभापति। इस बात को नोट करना, यह संसद के अधिवेशन या सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। गौर करना, अनुच्छेद 85, और इसी में लिखा हुआ है कि वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है, न कि संसद को, न कि राज्यसभा को। क्योंकि भंग है ना, वो कौन होगी? गौर करना, लोकसभा होगी, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है।
संसद भंग नहीं होगी, राज्यसभा भंग नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा जो भंग नहीं होगी तो फिर संसद तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता साथियों। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह संसद के अधिवेशन या सत्र एक ही बात है, जो कि 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने हम देखते हैं ना कि मानसून सत्र चल रहा है या हम कहीं मानसून अधिवेशन चल रहा है, शीतकालीन चल रहा है, ग्रीष्मकालीन चल रहा है, बजट अधिवेशन चल रहा है, ऐसे सब देखते हो ना। तो अधिवेशन या सत्र बुलाता है, उनको बुलाता है और उसके बाद में उनको संबोधित करता है और आप देखो उनका सत्रावसान करता है, लेकिन बैठक नहीं है। बैठक को कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुलाएगा। बैठक का वो कौन बुलाता है? अध्यक्ष बुलाता है और वही उनको स्थगित करेगा। यहाँ बात हो रही है अधिवेशन की। यहाँ पे बात क्या हो रही है? अधिवेशन की हो रही है, गौर करना। ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे नंबर 4। नंबर 4 समझ में तो आ रहा है ना साथियों? कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना? एक से बढ़ करके एक फैक्ट आपके साथ साझा कर रहा हूं, बस आप तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। देखो आगे, यह है संसद। संसद में अभिभाषण अभिभाषण देता है। यह संसद में, तो संसद का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक सदन में दूसरे सदन में और समवेत दोनों को साथ में भी दे सकता है, लोकसभा में दे सकता है, राज्यसभा में भी दे सकता है। गौर करना, राज्यसभा में भी दे सकता है। तो ध्यान देना यहाँ पे, जो कि यह संसद में अभिभाषण देता है, ये इसका अधिकार है। गौर करना, अभिभाषण देना, संदेश देना संसद को, लोकसभा को या राज्यसभा को, गौर करना, या समवेत दोनों को साथ में। ठीक है ना। तो कह लो ये संसद में अभिभाषण देता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 86, गौर करना, बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। अभिभाषण देता है, अनुच्छेद आप देखोगे 86। उसके बाद में आते हो विशेष अभिभाषण। नंबर 5, यह है संसद में विशेष विशेष अभिभाषण विशेष अभिभाषण भी देता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 87, गौर कर लेना, ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन करके आ सकता है। ध्यान देना, जो कि यह संसद में विशेष अभिभाषण भी देता है, अभिभाषण भी देता है और विशेष अभिभाषण भी देता है। दो स्थितियां जरूर आपको ध्यान में रखनी है। एक तो साल का पहला अधिवेशन या सत्र, जिसे हम बजट अधिवेशन भी कहते हैं, उसको संबोधित करेगा। और दूसरा ये ध्यान रखना है, जब कोई नवगठित लोकसभा, नई लोकसभा बनी है, लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद में लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होगा उसमें भी अभिभाषण देगा। दो स्थितियां ध्यान रखना, एक तो वर्ष का पहला जो कि बजट अधिवेशन होता है, और वहीं नई लोकसभा अगर गठित हुई है उसका जो पहला अधिवेशन होगा उस समय तो राष्ट्रपति कंपलसरी ये मानो कि अभिभाषण देगा। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, गौर करना इनको। और इन अनुच्छेदों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, विधायी कार्य, संसद से संबंधित जो काम है, कानून से संबंधित, विधि से संबंधित जो है ना, वो सब किस में आएंगे? इसमें आएंगे, विधायी कार्यों में, विधायी शक्तियों में। ठीक है। उसके बाद देखो आगे नंबर 6, यह है भारत के चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग, गौर करना, राज्यों का नहीं। यह भारत के चुनाव आयोग की राय पर संसद सदस्यों की निर्योग्यता निर्योग्यताओं का निर्योग्यताओं का फैसला फैसला करता है। गौर करना, जो कि अनुच्छेद 103
103, अनुच्छेद 103 के तहत, ध्यान देना, अनुच्छेद 103 के तहत ये करेगा, गौर करना, जो संसद सदस्य ना उनकी निर्योग्यता का फैसला, निर्योग्यता का फैसला, गौर करना, यह भारत के चुनाव आयोग की राय पे, भारत का चुनाव आयोग है उससे राय लेगा, उसके बाद संसद सदस्य की निर्योग्यता का फैसला करेगा, संसद सदस्यों की निर्योग्यता का फैसला करता है अनुच्छेद 103 के तहत। यहां पर यह भी ध्यान रखना है साथियों कि संसद सदस्य की दल बदल संबंधी, ठीक है ना साथियों, ध्यान से सुनो, संसद सदस्य की दल बदल संबंधी जो योग्यता है ना, उनको लेकर के कोई विवाद है, कोई प्रावधान ना, उसकी सुनवाई कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का सदस्य है और दल बदल संबंधी है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा का सदस्य है और दल बदल संबंधी निर्योग्यता है, उसका फैसला राज्यसभा का सभापति करेगा। दल बदल नाम आते ही उत्तर चेंज हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो हमारी संसद है उसके सदस्य की निर्योग्यता का फैसला भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग की राय पे करेगा, ये ध्यान देना। हाँ, दल बदल संबंधी आ जाए तो फिर सदन का अध्यक्ष उत्तर आएगा। क्लियर है बात? कुछ समझ में आई कि नहीं आई? केवल ये लिखा हो निर्योग्यता फैसला कौन करता है, तब तो आएगा राष्ट्रपति, और दल बदल संबंधी निर्योग्यता का फैसला कौन करता है, तब आएगा सदन का अध्यक्ष। नोट कर लेना चाहिए यहां पे, नोट, नोट, दल बदल, दल बदल संबंधी, संबंधी निर्योग्यता, निर्योग्यता का फैसला सदन का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष करेगा। ये नोट कर लेना, सदन का अध्यक्ष करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। क्लियर बात? आगे 6 के 6 पॉइंट समझ में, इसमें आपको ये जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद में ये पूछ लिया जाता है विशेष अभिभाषण वाला, जबकि आप देखोगे लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पे, प्रधानमंत्री सिफारिश पे लोकसभा को भंग भी कर सकता है, संसद नहीं, राज्यसभा नहीं, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो कि अधिवेशन या सत्र बुलाता है उसके बीच में 6 माह का समय, ये आगे हम जब संसद टॉपिक पढ़ेंगे ना, इन बातों को और क्लियर करेंगे साथ में। बस यहाँ पे तो आप राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देख लो। उसके बाद देखो नंबर 7, नंबर 7, इसकी अनुमति, इसकी अनुमति या स्वीकृति, इसकी किसकी? राष्ट्रपति की, इसकी अनुमति के बाद की धन विधेयक, धन विधेयक सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लोकसभा, लोकसभा में पेश, पेश होता है। ये ध्यान, लोकसभा में पेश होता है, जो कि अनुच्छेद 109 कह सकते हो आप, अनुच्छेद 109, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, अलग कैसे होते हैं, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे हम। गौर करना, जो कि इसकी अनुमति या स्वीकृति के बाद ही धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है, अनुच्छेद 109, और धन विधेयक की परिभाषा का है साथियों अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में। गौर करना, जबकि धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करेगा कि धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है। गौर करना, नोट करके लिख भी सकते हो, नोट, कोई
कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला फैसला या प्रमाणित फैसला लोकसभा लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर करता है, गौर करना, स्पीकर करेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला या उसे प्रमाणित कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करेगा। साथियों बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, तो इस पे आपको जरूर ध्यान में रखना है, गौर करना। आगे जो कि नंबर 8 यह है संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। यह संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108, जब संसद की संयुक्त बैठक बुलानी होगी तो ये धारणा कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, जबकि अध्यक्षता नोट जबकि अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे आप स्पीकर भी कह सकते हो, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बढ़िया क्वेश्चन बन के आ सकता है, गौर कर लेना इस बात को। तो ध्यान देना, ये संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, जो अब तक 3 बार हुई है और 3 स्थितियों में होती है कि पहला सदन, ये मानो कोई विधेयक किसी बात के ऊपर सहमत, दूसरा असहमत हो जाए तो, या फिर एक ने पारित किया दूसरे ने 6 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया हो, या फिर एक ने पारित किया और दूसरा उसमें संशोधन करता है, पहला उससे सहमत नहीं होता है, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यहाँ संयुक्त अधिवेशन नाम नहीं है, गौर करना, संयुक्त बैठक नाम आएगा और बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, और जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये अध्यक्षता करता है ना, इसका अनुच्छेद अलग है, गौर करना, अनुच्छेद 118(4) में ये प्रावधान किया गया है, जबकि बुलाने का प्रावधान तो अनुच्छेद 108 में ही है, ध्यान देना। जो कि आप देखते हो, जबकि अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करेगा अनुच्छेद 118(4) के तहत, और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके साथ बहुत बढ़िया साझा कर रहा हूं साथियों, नोट कर लेना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, और राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अगर दोनों अनुपस्थित हो, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी पद पे नहीं है, तो उस स्थिति में कौन करेगा, तो ध्यान देना, उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, न कि सभापति। उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, सभापति नहीं करेगा, वो तो जाएगा ही नहीं संयुक्त बैठक में, जो सदस्य नहीं है वो संसद का, इसलिए यहाँ पे उपसभापति आएगा राज्यसभा का। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, उस स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। इस बात को नोट कर लेना, सभापति मत कर देना साथियों। आगे ना बात समझ में क्लियर है, चलो तो आगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 9, जो कि आप देखते हो, संसद जब अधिवेशन में ना हो, शांति काल या विश्रांति काल में होगी,
कहने का मतलब संसद जब अधिवेशन में नहीं है और देश को कानून की जरूरत है, उस समय कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, जिसे बोलते हैं अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश क्या है? एक विधायी शक्ति है और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करना, जो कि संसद में अधिवेशन में आने के बाद वह 6 सप्ताह, और अन्यथा आप देखोगे कि अध्यादेश की शक्ति कितने समय तक मान्य होती है, तो गौर करना, अध्यादेश की शक्ति है वो 6 माह तक मान्य होगी। क्यों? क्योंकि 6 माह में तो संसद का अधिवेशन होना जरूरी है। लोकसभा राज्यसभा आ जाएगी 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने से ज्यादा और कम का अंतर नहीं होता अधिवेशन में। इसलिए यहाँ पे कहा है कि वो 6, और अधिवेशन में आने के बाद हो सकता है उसका नवीनीकरण कर दे संसद, तो नया रूप हो जाएगा उसका कानून का। अगर संसद उसकी तरफ ध्यान ना भी दे तो भी गौर करना, वह 6 सप्ताह बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा कानून, और अध्यादेश का कानून उसी प्रकार होगा जिस प्रकार संसद कानून बनाती है। सेम उसी प्रोसेस से कहने हो, जिस प्रकार की शक्ति संसद के बनाए गए कानून को होती है, वैसी अध्यादेश के कानून को भी होती है। ये नहीं कि अध्यादेश कैसे ही टेम्परेरी है, अस्थायी है, नाजी ना, ऐसे नहीं है, गौर करना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है साथियों कि जब संसद अधिवेशन अधिवेशन में न हो तो तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति अध्यादेश अध्यादेश से कानून बनाता है। अध्यादेश से कानून बनाता है। गौर करना, अनुच्छेद कौन सा होगा? वही 123 123 123 123 अध्यादेश की शक्ति। गौर करना, जो कि विधायी शक्ति है। कहने का मतलब यही है कि जब संसद अधिवेशन में न हो, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो लोकसभा राज्यसभा का, और उस समय देश को कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश से कानून बनाता है। अनुच्छेद 123। यह कानून 6 माह तक मान्य होगा, क्योंकि 6 महीने में संसद अधिवेशन में आ जाएगी। तो कहने का यह कानून 6 माह तक मान्य होगा, तथा तथा संसद संसद के अधिवेशन अधिवेशन में आने के बाद 6 माह 6 सप्ताह, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, 6 सप्ताह 42 दिन 6 सप्ताह तक ही मान्य होगा। अब चाहे तो संसद उसका नवीनीकरण कर दे कि उसे नया रूप दे करके कानून बना दे, और संसद उसकी तरफ ध्यान ना दे तो 6 सप्ताह के बाद वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, स्वतः ही रद्द हो जाएगा। गौर करना, स्वतः ही रद्द हो जाएगा। तो गौर करना, अध्यादेश अध्यादेश अधिकतम 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 6+6 माह प्लस 6 सप्ताह है, 42 दिन, तो कुल हो जाएंगे, ध्यान रखना, 7.5 माह। ये क्वेश्चन आ सकता है, गौर कर लेना। अधिकतम अगर आपको पूछे तो 7.5 माह करना है। जब संसद अधिवेशन में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश से कानून बनाता है, अनुच्छेद 123, ठीक है, विधायी शक्ति है। उसके बाद में यह कानून 6 माह तक, गौर करना, 6 माह तक मान्य होगा, तथा संसद के अधिवेशन में आने के बाद 6 सप्ताह तक ही मान्य होगा। और यह पूछ लिया जाए कि अध्यादेश की अधिकतम शक्ति, अध्यादेश के कानून की अधिकतम समयावधि कितनी होगी, तो दोनों को मिला दो, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, तो यहाँ पे आएगा 7.5 माह। मान लो प्यारे विद्यार्थियों, कल ही संसद का अधिवेशन है वो समाप्त हुआ है, और अगले ही दिन अध्यादेश शक्ति से कोई कानून बना है, तो फिर वो कितने दिन रहेगा? 6 माह रहेगा। उसके बाद ही तो संसद अधिवेशन में आएगी।
तो 6 माह वो हो गए। उसके बाद में संसद उसका नवीनीकरण करे तो ठीक है, मान लो नहीं किया तो वो ये मानो 6 सप्ताह तो और चलेगा, फिर उसके बाद ही तो स्वतः निरस्त होगा। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो अधिकतम आएगा। गौर करना, इसलिए कहा है कि अधिकतम नाम आए तब तो आपको 7.5 माह करना है। और सीधे पूछे कितने समय मान्य है, तब आपको 6 माह करना है। और ये पूछे कि अधिवेशन में आने के बाद कितने समय तक मान्य होगा, तब 6 सप्ताह या फिर 42 दिन। गौर कर लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि इनको अच्छी तरीके से आपको समझना है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना बात, आ गई बात समझ में। तो यह है अध्यादेश शक्ति। वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके विकास के लिए भी ये मानो कि समृद्धि के लिए, शांति के लिए कुछ कानून प्रोसेस एक प्रकार से राष्ट्रपति करता है। तो ये विधायी शक्ति है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है 9 नंबर। उसके बाद में संयुक्त बैठक वाली वेरी 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 मोस्ट है। संयुक्त बैठक वाली वेरी वेरी मोस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद में आप देखते हो जो कि धन विधेयक वाली भी, धन विधेयक वाली भी। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक और देख सकते हो, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 10, जो कि इसके इसके राष्ट्रपति के, इसके हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद ही कोई कोई विधेयक, विधेयक, कानून, अधिवेशन, सॉरी अधिनियम, कहने का मतलब इसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है, करता है। ध्यान देना, अनुच्छेद 111। कहने का मतलब यही है कि भारत में कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करेगा। धन विधेयक में तो पहले हस्ताक्षर करता है, अनुमति देता है, जबकि अन्य विधेयक जो साधारण विधेयक है ना, उनके ऊपर बाद में हस्ताक्षर करता है। इसके हस्ताक्षर के बाद ही देश का कोई विधेयक का वो कानून का रूप ग्रहण करता है। इसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक है वो कानून का रूप ग्रहण करता है। अनुच्छेद 111, जो कि ये विधेयकों के ऊपर अनुमति देगा तो कानून बन जाएगा। यहाँ पे 3, 1, 2, 3 आप देख सकते हो कि उसे स्वीकार कर लिया तो वो कानून बन गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है पुनः विचार के लिए लौटाना। पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, कहने का मतलब उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, पुनः विचार, पुनः विचार के लिए लौटाना। लेकिन ये ध्यान रखना, पुनः विचार के बाद अगर वो वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास तो अनिवार्य रूप से उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। एक विधेयक पे तो उसने पहले हस्ताक्षर कर दिए, गौर करना, जो कि एक अवधि को पुनः विचार के लिए लौटाया, लोकसभा से है तो लोकसभा को, राज्यसभा से है तो राज्यसभा को। उसके बाद में उसमें कुछ संशोधन करे या ना करे, संशोधन करके वापस भेजे राष्ट्रपति के पास या ना करके भी भेजे, तो भी राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। उसके पास और कोई शक्ति नहीं है। उसने ये मान लो पहले हस्ताक्षर नहीं किए, पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया, तो वो क्या कर सकता है, वीटो पावर, वीटो पावर। आप देखो वो अपने जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। न तो उसे अनुमति दी, न उसे पुनः विचार के लिए लौटाया, बल्कि अपने ही पास रख लिया, जेब के अंदर या अपने टेबल के ड्रॉवर में। उससे बोलते हैं वीटो पावर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति के पास 3 पावर, 3 अधिकार है। क्या, एक तो वो साइन कर देगा तो वो कानून का रूप ग्रहण कर लेगा, या फिर विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाता है, और पुनः विचार के बाद वापस आ जाए तो उसे अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, अनुमति देनी पड़ेगी। और उसके बाद में उसने न हस्ताक्षर किए न पुनः विचार, तो उसके ऊपर वो वीटो पावर लगा सकता है। जैसे कि 1985-86 में आपने देखा था ज्ञानी जेल सिंह ने, जो कि डाक विधेयक के ऊपर वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे हम इनके ऊपर चर्चा संसद के टॉपिक में
करेंगे कि किस तरीके से विधेयक पारित होकर के आते हैं और उन पे अनुमति कैसे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, इसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक है वो कानून का रूप ग्रहण करता है। अनुच्छेद 111 आपको ये 10 पॉइंट विधायी शक्तियों में, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में जरूर तैयार करने अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। जो कि आपने देखा, आज हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर विस्तार से चर्चा की कि संविधान में राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं, एक सामान्यकालीन और एक आपातकालीन। जो कि सामान्यकालीन को शांतिकालीन भी कह सकते हैं, इसको संकटकालीन। इनकी संख्या फिक्स है 3, जबकि इनकी कोई संख्या नहीं है, बस हमने तो समझने के लिए इन्हें 7 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे, जो कि आपने देखा कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन कौन सी है। पहले तो ये प्रधान होता है, एक शब्द में याद रखो तो। दूसरी ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, तो ये तो है कार्यपालिका संबंधी। उसके बाद में आप देखोगे जो कि अगली है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां या विधायी कार्य, संसद में क्या रोल होता है राष्ट्रपति का, ये पॉइंट अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि एक से बढ़कर के एक पॉइंट है, अच्छे फैक्ट है जो बार बार क्वेश्चनों में आते हैं। इनके अनुच्छेद भी तैयार कर लेना और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि हमने देखी राष्ट्रपति की कार्यपालिका और ये मानो कि विधायी शक्तियां, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।